राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बजट सत्र में विपक्ष पर बरसे सुरेश खन्ना सहयोग का वादा, फिर अभिभाषण में हंगामा। आज का बजट विकास को देगा गति। नाले में महिला का शव, इलाके में हड़कंप। शांति मोहन मिल के पास अब मिला अज्ञात शव। पुलिस जांच में जुटी, शव पोस्टमार्टम को भेजा। नितिन नवीन आज बिहार विधानसभा में लेंगे हिस्सा। संजय सरावगी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। दरभंगा मामले में आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार। बिहार में बढ़ते अपराध पर भाकपा माले का हमला, नीतीश कुमार पर चुप्पी साधने का आरोप। गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर भागने लगे। आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया। खबरें विस्तार से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक नितिन नवीन ने विधानसभा कार्यवाही में भाग लेते हुए सदन को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि वे 2006 में विधायक बने थे और उनके अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेहनत और प्रयासों से बिहार की छवि पूरे देश में सम्मानजनक हुई है। नितिन नवीन ने अपने पिताजी के निधन के बाद सदन का सदस्य बनने और पिछले 20 वर्षों में जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि सदस्यों को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जनता के मन में उनके प्रति सम्मान की भावना बनी रहे। उन्होंने सदन में रहते हुए सीखों और अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि बिहार को लोकतंत्र की जननी माना जाता है। नितिन नवीन ने यह भी कहा कि पार्टी ने उनकी भूमिका बदली है, लेकिन विधायक के रूप में वे अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएंगे और प्रधानमंत्री की बिहार को आगे बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में योगदान भी देंगे। विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन मीडिया से बातचीत में यूपी सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष पर सहयोग के वादे से मुकरने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक और कार्य मंत्रणा समिति ने विपक्ष ने सहयोग का भरोसा दिया था, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा किया गया। सुरेश खन्ना ने कहा कि सरकार रचनात्मक चर्चा चाहती है और बजट को लेकर पूरी तैयार है। उन्होंने भरोसा जताया है कि पेश किया जाने वाला बजट प्रदेश के विकास को नई गति देने वाला होगा। देख के तकलीफ हुई कि महिला राज्यपाल जी के साथ जो व्यवहार सदन में किया गया, और मैं समझता हूं कि बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया है और उसको इस बारे में बार बार सोचना चाहिए। सर, आज क्या कुछ रहेगा कार्रवाई में? कल बजट पेश किया जाएगा, किस तरह का बजट होगा सर? ये आज तो निधन का निर्देश है और उसके बाद हम बजट को कल आएंगे। सर, किस तरह का बजट होगा? क्या बजट होगा सर? सबसे उम्मीदें हैं सर, कितना बड़ा बजट रहेगा प्रदेश के विकास के लिए? कल मुख्यमंत्री जी यहाँ बता चुके हैं कि बजट से हमारी विकास की रफ्तार को गति मिलेगी, और ये तो कल आप 24 घंटे और इंतजार करें। 25 घंटे के बाद आपको पता चल जाएगा। 25 घंटे में सर, युवाओं के लिए क्या होगा, किसानों के लिए क्या होगा, किस बात को लाभ मिल सकता है इस बजट से? अभी तक किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की, सबकी चिंता की गई और हमारा तो नारा है सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश के हरदोई मार्ग स्थित शांति मोहन मिल के सामने बने गहरे नाले में करीब 30 वर्षीय एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकलवाया। आसपास मौजूद लोगों ने शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम राहगीरों की नजर नाले पे पड़े हुए शव पर पड़ी, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शव करीब 1 सप्ताह पुराना बताया जा रहा है, जिससे चेहरा स्पष्ट नहीं हो पाया। नागरिकों का कहना है कि स्वेटर पहने होने के कारण शव किसी युवती का प्रतीत होता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। अब खबर बिहार से। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज दोपहर 12 बजे बिहार विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचेंगे, जिसे उन्होंने पार्टी और बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि बिहार से किसी नेता का
राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना गर्व की बात है। वहीं दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना पर सराबगी ने कहा कि यह उनके ही विधानसभा क्षेत्र का मामला है और पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। विधानसभा के लिए भी ऐतिहासिक दिन है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दायित्व ग्रहण करने के बाद पहली बार बिहार आए। उनका ऐतिहासिक स्वागत भी हुआ और आज वो 12:05 पर बिहार विधानसभा के सत्र चल रहा है। इस सत्र में भी वो भाग लेंगे और हम लोगों के लिए भी बहुत प्रसन्नता का दिन है। जो भी देश में रूलिंग पार्टी है उसके पहली बार बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी। तो 12:05 पर वो आज बिहार विधानसभा के सत्र में भाग लेंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक स्वयं घटनास्थल पर गए, अपराधी को गिरफ्तार किया और स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। अमानुषीय घटना दरभंगा में घटी है, लेकिन अब वो दिन चले गए। कोई अपराधी अपराध कर देगा, स्वच्छंद होकर घूमेगा, वो दिन लद गए। वो राजद के समय में होता था जब अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त। भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह अपराध लगातार बढ़ रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। संदीप सौरभ ने ऐलान किया कि आज उनकी पार्टी प्रदर्शन करेगी और सरकार को उसके दावों का आईना भी दिखाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक अपराध पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक सदन को चलने नहीं दिया जाएगा। पिछले कई समय से आप लोग देख रहे हैं कि बिहार के अंदर हर जिले में, हाल में दरभंगा में हुआ, छोटी बच्चियों के साथ, छात्राओं के साथ, महिलाओं के साथ यौन हिंसा की घटना, उनका बलात्कार, उनकी हत्या, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और पूरे बिहार को ये पता चल गया है कि ये सरकार महिलाओं की सुरक्षा में, महिलाओं को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है। न केवल सक्षम नहीं है बल्कि नीट छात्रा के मामले में सब लोगों ने देखा कि सरकार किस तरीके से पूरे मामले का लीपापोती करना चाहती है। इसीलिए आज हम लोग गांधी मैदान से लेकर के राजभवन मार्च करेंगे दोपहर में और सरकार से सीधी मांग करेंगे कि ठोस कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित किया जाए। नीतीश राबड़ी में कल नोकझोंक हुई, उसको लेकर के श्याम रजक निश्चित ना हम लोग एपवा आयशा के मार्च में दोपहर में निकल करके जाएंगे, उसमें शामिल होंगे। और सदन के अंदर भी दरभंगा की घटना के बाद हम लोग सदन के अंदर भी इस पूरे मामले पर हम लोग आज बात उठाने वाले हैं। आज हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव पूरे महागठबंधन की तरफ से कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि आज के सदन में जो तमाम दूसरी चीजें शेड्यूल पहले से है उसको रोक करके बेटियों की सुरक्षा के ऊपर और लगातार जो उनके साथ अपराध की घटनाएं हो रही है उस पर सरकार चर्चा करे और उस पर सरकार जवाब दे। जौनपुर में पुलिस द्वारा पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पास संदिग्ध वाहन और संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग की गई। इस दौरान एक सफेद पिकअप पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर भागने लगे। पुलिस द्वारा पीछा कर उन्हें रोकने की कोशिश की गई। पिकअप सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने की कोशिश की। उक्त घटना की सूचना कंट्रोल रूम को दी गई। पुलिस से घिरे जाने पर पिकअप सवार बदमाश देवकली नहर पुलिया पर अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन पुलिया से टकरा गया। आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें एक गोली बदमाश के पैर में लगी, जिससे वह मौके पर ही घायल हो गया। घायल बदमाश का नाम मोहम्मद सलमान पुत्र मेराज निवासी ग्राम माहुला थाना अहरोला जनपद आजमगढ़ जौनपुर है तथा अंधेरे का फायदा उठाकर एक अभियुक्त फरार हो गया, जिसका नाम मोनू उर्फ बलवंत बघेल पुत्र अशोक कुमार निवासी रामनगर थाना अखंड नगर जनपद सुल्तानपुर है। कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर, एक खोका, 315 बोर व एक पिकअप बरामद किया गया है। फरवरी 2026 को रात्रि समय लगभग 1 बजे
थाना सराय ख्वाजा की टीम के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की चेकिंग की जा रही थी, तभी एक संदिग्ध तेज रफ्तार पिकअप उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दी। थाना प्रभारी के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया, परंतु कोई सहयोग न करते हुए पिकअप को पूर्वांचल नहर पुरिया की तरफ मोड़ा गया। थाना प्रभारी के द्वारा अपनी समस्त पीआरवीओं को घेराबंदी करने के लिए कहा गया। घेराबंदी होता देख पिकअप के द्वारा अपनी पिकअप को पुलिया से उतारकर खेत में भागने का प्रयास किया गया, परंतु इस प्रयास में पिकअप पुलिया से टकरा गई। तत्पश्चात दो संदिग्ध गाड़ी से उतरकर भागने लगे एवं एक के द्वारा पुलिस पार्टी को एम कर अपने अवैध असले से फायर किया गया। जवाबी आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी एक राउंड फायर किया गया, जो गोली संदिग्ध के दाहिने पैर में लगी। तत्पश्चात एम्बुलेंस को बुलाकर मजरूब को उपचार हेतु सीएचसी के लिए भेजा गया। वहां से बेहतर उपचार हेतु उसे सदर अस्पताल के लिए रवाना कराया। अब खबर पटना से। विपक्ष के विधायकों ने सदन का आज भी बहिष्कार कर बाहर निकलकर मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि नीतीश कुमार जी की स्थिति बहुत खराब है। जब वह दवाई खाते हैं तो ठीक रहते हैं, जब दवाई नहीं खाते तो महिलाओं को अपमानित करते हैं। कल जिस प्रकार आप लोगों ने देखा कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को किस तरीके से उन्होंने अपमान किया। आगे विधायकों ने कहा कि नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनको दवाई खाकर ही बिहार विधानसभा आना चाहिए, लेकिन उनके लोग उनको दवाई खाने नहीं दे रहे हैं। समय पर दवा खानी चाहिए, उनके लोग खिला नहीं पा रहे हैं और मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, इसलिए उनको दवा खाकर ही आना चाहिए सदन में और अपने भाषा पर कंट्रोल करना चाहिए। बिहार विधानसभा बहिष्कार किए जाने पर भाकपा माले के विधायक संदीप गौरव सौरभ ने कहा कि सरकार जवाब नहीं दे रही है, इसलिए हम लोगों ने बहिष्कार किया है। अभी हम लोग गांधी मैदान से विधानसभा तक पैदल मार्च करेंगे। सरकार के खिलाफ जिस प्रकार बिहार में इन दोनों अपराधी घटनाएं बढ़ गई हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार बिहार के पहले मुख्यमंत्री को अपमानित किया है, उनको माफी मांगनी चाहिए। माले के विधायक संदीप सौरभ जी हमारे साथ हैं। आज आप लोग का प्रोटेस्ट है, सदन भी चल रहा है, सदन की कार्रवाई से आप लोग बहिष्कार भी किए। देखिए, सदन में तो बहिष्कार हमने इसलिए किया क्योंकि सरकार के पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है। कल बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के साथ मुख्यमंत्री ने जो भाषा का इस्तेमाल किया, वो लज्जा वाला भाषा था। बिहार शर्मसार हो गया। मुख्यमंत्री को सदन के अंदर किसी महिला का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। आप भले बिहार के मुख्यमंत्री हो, उससे सदन की गरिमा आहत हुई है। बिहार की जनता उससे हताश है, निराश है, आक्रोशित भी लोग हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उस व्यवहार के ऊपर माफी मांगे। एक बात ये। दूसरी बात कि बिहार में हर दिन अलग अलग जिलों से जो घटनाएं आ रही है, कल आप लोगों ने देखा कि भाई 6 साल की बच्ची दरभंगा में, उसके साथ क्या हुआ। उससे पहले एक छपरा में एएनएम की छात्रा के साथ क्या हुआ। नीट की छात्रा जहानाबाद की थी, उसके साथ पटना में क्या हुआ। औरंगाबाद में एक मेडिकल की स्टूडेंट थी, पटना में तरह की तैयारी करती थी, उसके साथ क्या हुआ। तो हर दिन इस तरह की घटना जब सामने आ रही है और सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेगी, तो क्या मैसेज आएगा बिहार के अंदर? क्या आपका रूल रेगुलेशन चल रहा है? आप केवल कहने के लिए कह देते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, सब हवाबाजी है। तो सरकार ठोस जवाब दे। ये हम लोग सदन में मांग कर रहे थे, सरकार ने जवाब नहीं दिया। राबड़ी देवी को लेकर आप कह रहे हैं, तो जदयू के जो नेता हैं श्याम रजक को विधायक हो, कह रहे हैं कि दोनों का देवर भौजाई का रिश्ता है। देवर भौजाई का जगह है ये। बोलने वालों को सोचना चाहिए। बेशर्मी से आप डिफेंड कर रहे हैं गलत चीजों को। सदन में वो नेता सदन है, नेता प्रतिपक्ष है। पूरे बिहार की जनता देख रही है। बिहार की जनता मुख्यमंत्री को देवर भाभी समझती है। ये थे भाकपा माले के विधायक साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि जो बिहार में जो घटनाएं हो रही है, उस पर सरकार पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई है। इसके साथ ही साथ जो है सरकार जवाब के बदले जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को अपमानित कर रही है। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। चुनाव आयोग ने 2006 बैच के IAS अधिकारी अशोक कुमार को दिल्ली का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO नियुक्त किया है। वह RS एलिसवाज की जगह लेंगे, जिनका हाल ही में दिल्ली से जम्मू कश्मीर तबादला हुआ है, और नए CEO की नियुक्ति तक उन्हें पद पर बने रहने को कहा गया है। जनवरी में आयोग ने दिल्ली सरकार से CEO पद के लिए 3 IAS अधिकारियों का पैनल मांगा था, जिसमें अशोक कुमार का नाम भी शामिल था।
सोमवार को चुनाव आयोग के प्रधान सचिव राहुल शर्मा ने मुख्य सचिव राजीव वर्मा को पत्र भेजकर नियुक्ति की सूचना दी और अशोक कुमार को तत्काल पदभार ग्रहण करने के निर्देश भी दिए। साथ ही 1 सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट भेजने को कहा। अशोक कुमार के पास राजस्व, प्रशासन और शहरी विकास समेत कई विभागों का व्यापक अनुभव है और वर्तमान में वह दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग में सचिव तथा श्रम विभाग के अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज दोपहर 12 बजे बिहार विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचेंगे, जिसे उन्होंने पार्टी और बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि बिहार से किसी नेता का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना गर्व की बात है। वहीं दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना पर सरावगी ने कहा कि यह उनके ही विधानसभा क्षेत्र का मामला है और पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार विधानसभा बजट सत्र के 6ठे दिन कांग्रेस विधायकों ने सदन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और बिहार सरकार का प्रतीकात्मक पुतला लेकर पहुंचे, जिस पर विभिन्न मुद्दे लिखे हुए थे। कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने कहा कि राज्य में लगातार हत्याओं की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन बिहार सरकार इस पर मौन बनी हुई है। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर सदन में स्पष्ट जवाब दें और कानून व्यवस्था की स्थिति पर सरकार अपना रुख भी बताए। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 6ठे दिन बता दें कि कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं, 6 जो विधायक हैं, वो पुतला लेकर पहुंचे नीतीश कुमार का और पुतले में देख रहे होंगे चूड़ी और साथ ही साथ कई चीज जो है वो टांगे हुए हैं और साथ ही साथ वहाँ पे जो तख्ती भी लिखा हुआ है, उसमें तख्ती में कई चीज़ों का जो जिक्र किया गया है। जिस तरीके से बिहार में नीट छात्रा की जो मौत हुई, जिसकी जो है जांच में अभी देरी हो रहा है और इसके साथ ही साथ जो दरभंगा में जिस तरीके 6 साल के बच्चे के साथ जो दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई, उन तमाम चीज़ों को जो है दिखाया गया है। साथ ही साथ देख रहे होंगे उसमें चूड़ी टांगा गया है, यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस तरीके से जो बिहार सरकार के सिस्टम पर और बिहार सरकार के सिस्टम पर जो है सवाल खड़ा किया गया। साथ ही साथ नीतीश कुमार पे सवाल किया गया है कि किस तरीके से नीतीश कुमार के राज्य में जो है बेटियां जो है सुरक्षित हैं और बिहार की जो बहनें हैं वो सुरक्षित है। लिखा हुआ है मैं बिहार की बेटी को न्याय नहीं दिला सकता हूं और चूड़ी तरीके से क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ, चूड़ी टांगा हुआ है। तो ऐसा में कहीं ना कहीं जो सवाल है वो सवाल उठ रहा है और कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं, तमाम विधायक आज जो है सदन के 6ठे दिन जो है आज जो पहुंचे हैं और हाथ में जो पुतला लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। कल जिस तरीके से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई तो उसको लेकर तमाम जो विधायक हैं विधायक पहुंचे। खास तौर पे देख रहे हैं किस तरीके से जो है तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो लगातार बिहार सरकार के सिस्टम पर लगातार जो है सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। का ये पुतला है, आप देखेंगे कि ये कह रहा है कि मैं बिहार की बेटियों को न्याय नहीं दे सकता और यहाँ पे पूरे बिहार में जितने भी जिले हैं और लगातार वहाँ जितने भी अपराध हुए हैं उसका यहाँ पे उल्लेख किया गया है। और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो सुशासन का दावा करते हैं, वो अपनी स्थिति स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं है और विधानसभा में इस पर कोई विचार प्रकट करने की स्थिति में नहीं। आप क्या चाहते हैं? आप इस्तीफा चाहते हैं? इस्तीफा नहीं चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं कि सुशासन बाबू इस पर अपना जबान खोले और विधानसभा में इस मामले का संज्ञान लिया। सरकार नहीं बोलेगी सदन में, आप लोग सदन नहीं चलने देंगे? जब तक न्याय नहीं मिलेगा पीड़ितों को तब तक हम आवाज को भी धमकाया जा रहा है। बिल्कुल, विपक्ष के जितने भी सदस्य हैं वो अगर सरकार के खिलाफ बोलने का काम करते हैं तो उनकी फाइल खुलवाने की धमकी। जदयू विधायक श्याम रजक ने नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच हुई कथित नोकझोंक को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि इसे बेवजह बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उनके मुताबिक कोई विवाद ही नहीं हुआ, फगुआ का महीना है और देवर भाभी के बीच मजाक चलता रहता है। वहीं नीट छात्रा के साथ हुई घटना पर उन्होंने कड़ी निंदा जताई और कहा कि मामला बेहद गंभीर है तथा इसकी जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है, इसलिए सच्चाई सामने आएगी और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कि ये तो बहुत ही निंदा का विषय है जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी पर टिप्पणी लोग कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक राबड़ी देवी जी नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का मामला है,
तो इन लोग का देवर भौजाई का रिश्ता है तो अपना कुछ करें, उसको हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन जहाँ तक जिस सवाल को उठा करके उन लोगों ने ये छीटाकाशी की है वो बहुत निंदनीय है और सरकार काम कर रही है। लोगों ने कहा सीबीआई को देने के लिए सीबीआई को भी दिया गया। अब मामला तो चिंताजनक है, हम लोग भी इसकी निंदा करते हैं, लेकिन इसको राजनीतिकरण कर करके और किसी को बदनाम करना, अपमानित करना, ये विपक्ष की हरकत जो है वो निंदनीय है। देखिए, गया जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ राकेश कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। निगरानी विभाग की टीम ने बीडीओ को 50,000 की रिश्वत लेते समय पकड़ा। यह कार्रवाई जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार नगर प्रखंड की प्रमुख सुचिता रंजनी ने निगरानी विभाग से शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि बीडीओ राकेश कुमार ने प्रखंड में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं को पास कराने और भुगतान से संबंधित कार्यों में सहयोग के बदले 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। लगातार दबाव बनाए जाने के बाद प्रखंड प्रमुख ने इसकी सूचना निगरानी विभाग को दी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निगरानी विभाग ने पूरी योजना के तहत जाल बिछाया। तय रणनीति के अनुसार जैसे ही बीडीओ ने 50,000 की पहली किस्त स्वीकार की, टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी बीडीओ से पूछताछ की गई और आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए निगरानी विभाग के कार्यालय ले जाया गया। इस कार्रवाई के बाद जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। रंजनी यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके द्वारा कुछ योजना का कार्य कराया गया था। उसी के एवज में यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार के द्वारा 1 लाख रुपया रिश्वत की मांग की जा रही थी। इसके संबंध में इनके द्वारा प्रमुख के द्वारा हमारे यहाँ आवेदन दिया गया था, जिसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन क्रम में बात सही पाई गई। उसके बाद प्राथमिकी दर्ज करके आज जो है कि रिश्वत की राशि लेते हुए प्रखंड प्रमुख के चैम्बर से उनको रंगे हाथ पकड़ा गया। 50,000 रुपया रिश्वत की फर्स्ट किस्त दिया जा रहा था। 1 लाख रुपये का डिमांड किया गया। मामला आप लोग देख सकते हैं कि निगरानी द्वारा आज प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार जी को पकड़ा गया है रंगे हाथों 50,000 रुपये लेते हुए। मुझे बार बार टॉर्चर कर रहे थे, पैसे की मांग कर रहे थे। मैडम मुझे 1 लाख रुपया दीजिए जल्दी से, आपका योजना हो गया है, पेमेंट कर दिए। तब मैंने तंग आकर इनकी शिकायत में निगरानी को की, विजिलेंस में जाकर वहाँ शिकायत करके इनके द्वारा सत्यापन की गई। तो सत्यापन में ये सही पाया गया, तब जाके आज रंगे हाथों को पकड़ा गया। उन्नाव मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि यह केस पहले से ही दिल्ली हाई कोर्ट में सूचीबद्ध है, इसलिए हाई कोर्ट इस पर आउट ऑफ टर्न सुनवाई करते हुए 3 महीने के भीतर निर्णय लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए ताकि न्याय प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता विशाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे राहत देने के बजाय प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया है और अब आगे की कार्रवाई व अंतिम निर्णय दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर करेगा। कुलदीप सेंगर की सजा और जमानत को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस सुनवाई को जो है आउट ऑफ टर्न को लेकर जो है हाई कोर्ट सुनवाई करेगा और जल्द से जल्द जो है इस पूरे मामले के निपटारे करेंगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल सिंह हैं। सर, ये क्योंकि कुलदीप सेंगर का मामला काफ़ी गंभीर है, काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, आज पूरे दिन जब ये मामले की सुनवाई हुई, क्या क्या इस सुनवाई में रहा और आगे अब इस सुनवाई को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया था कि फेयर ट्रायल और स्पीडी ट्रायल ये किसी भी कंप्लेनेंट का या पिटिशनर का भाग होगा। उसी के तहत आज सुनवाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ही जजमेंट में 2 रिलीफ दी है। पहला, जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था उसको उलट दिया है, उनको जमानत नहीं दी जाएगी। दूसरा, कुलदीप सिंह सेंगर को यह रिलीफ मिला है कि 3 महीने के अंदर उनके पूरे डिसीजन को हाई कोर्ट सुनेगी और हाई कोर्ट सुनने के बाद वो पूरे मैटर को डिसाइड करेंगे और 3 महीने के अंदर आउट ऑफ टर्न जाके उस पूरे मामले की सुनवाई कर सकती है। हो सकता है कि डे टू डे हियरिंग भी ऑनरेबल हाई कोर्ट कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया प्रेशर में नहीं आके जो न्याय के पक्ष में था वो न्याय दिया है और
आगे चलकर कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही अच्छे जजमेंट आने वाले हैं। लेकिन 304, 302 का भी जो आर्टिकल है उसकी बारे में बात कही गई है। हालांकि सजा और को लेकर जो ये याचिका लगाई गई थी, लेकिन दूसरी तरफ से जो पीड़िता है वो लगातार इस तरह की मांग कर रही है कि कड़ी सजा होनी चाहिए कुलदीप सेंगर को, क्योंकि अब हाईकोर्ट में दोबारा ये मामला पहुंच चुका है। तो हाईकोर्ट को क्या लगता है कि ये लंबी अवधि में जाएगा या फिर 3 महीने के अंदर चीजें खत्म? नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से बाउंड है। विदिन 3 मंथ वो अपने डिसीजन को देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पीड़िता का बयान है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट इस चीज को सुनने वाली नहीं है, क्योंकि पीड़िता का सिर्फ बयान ही बयान आ रहा है, कहीं पर वो कोई प्रूफ देने के लिए तैयार नहीं है। वो उनका जो एविडेंस है, जो स्टेटमेंट है, जो पॉक्सो के एक्ट के अंतर्गत माना जाता है कि स्टर्लिंग स्टेटमेंट होना चाहिए, स्टर्लिंग एविडेंस होना चाहिए, वो स्टर्लिंग एविडेंस नहीं है। वो कभी कहती हैं कि 2 बजे रेप हुआ, कभी कहती हैं 4 बजे हुआ, कभी 6 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे। और एक एक्यूज्ड के घर, जो उनके पिता चाचा की झगड़े चल रहे हैं, उनके घर वो नौकरी लेने 8 बजे रात को गई ही क्यों? तीसरी बात, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत ही साफ कर दिया था इस पूरे मामले में कि इन्हें पब्लिक सर्वेंट ना माना जाए, जो कि आईपीसी के डेफिनेशन 21 में कहा भी गया है। और एआर अंतुले के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने डिसाइड किया है कि एमएलए को पब्लिक सर्वेंट नहीं मानेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी आज से मान लिया कि एआर अंतुले का जजमेंट सही है, पब्लिक सर्वेंट अभी हम नहीं मान सकते। अगर आगे इस जजमेंट को पलटना होगा तो सुप्रीम कोर्ट को 9 जजों की बेंच बैठानी पड़ेगी। लॉन्ग डिस्कशन चलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे, और वो पूरी डिस्कशन खत्म हो जाने के बाद ही जजमेंट आएगा। तो कहीं ना कहीं आज राहत की सांस कुलदीप सिंह सेंगर के लिए भी है, और राहत की सांस लड़की के वकील के लिए भी है। और सबसे बुरा दिन अगर किसी का रहा है तो लड़की के एडवोकेट महमूद प्राचा का रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है कि हमने आपका बार काउंसिल का आईडी एक बार बचा लिया है, दूसरी बार हम आपको मौका नहीं देंगे। अगर इस बार आपकी गलती आई और मीडिया ट्रायल करते हुए पकड़े गए तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं। एक आखिरी 2 क्वेश्चन रह गए, क्योंकि आज सीजीआई ने कहा कि कसाब जैसे मामलों का भी उन्होंने उदाहरण दिया। दूसरा, जो कुलदीप सेंगर ने सजा काटी अब तक, एक लंबी अवधि का भी जिक्र किया। क्या अगर ये चीज़ें अगर कुलदीप सेंगर के फेवर में आती है तो जो सजा अभी तक उन्होंने काटी है, इसको लेकर भी कुछ आगे चीज़ें होंगी, या फिर उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट या माफी हाई कोर्ट जो है एक अलग आदेश तय कर सकता है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। पहली चीज़ कि कसाब का जिक्र क्यों हुआ। कई लोग यह कह रहे थे कि फेयर ट्रायल नहीं हो रहा है। पीड़िता बार बार कह रही थी कि जज ने 50 लाख ले लिया, 2 करोड़ ले लिया और हमारे खिलाफ जो है जजमेंट दे दिया। उसी पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि फेयर ट्रायल इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ गारंटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। और उस पर उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर यह कहा कि 26/11 के हमलावर, जिसका वीडियो फुटेज था, सब कुछ था, गोली मारते हुए, उसको जब हमने फेयर ट्रायल का मौका दिया तो कुलदीप सिंह सेंगर को भी फेयर ट्रायल का मौका देंगे। जो गलती निचली अदालतों से हुई है उसको सुधारने की बात भी अगर हो सकेगा तो आगे चल के करेगा, और किसी को न्याय से वंचित नहीं रखा जाएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दूसरा, जो आपका वैलिड क्वेश्चन है कि क्या अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट उन्हें मान लेती है कि वो विक्टिम नहीं है और उन्हें यह कह देती है कि उन्होंने अपराध नहीं किया है, तो उनका वो 10 साल वापस कर सकती है। इसके लिए सेक्शन 211, 218 आईपीसी का है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि ऐसे लोग जो झूठे कंप्लेन कराते हैं उनके खिलाफ भी केस दर्ज होने चाहिए और उनको भी इक्विवेलेंट सजा भुगतनी चाहिए। तो आगे चलकर अगर दिल्ली हाई कोर्ट उन्हें माफ कर देता है, एक्विट कर देता है, तो वो लड़की के खिलाफ भी फॉल्स एलिगेशन लगाने का केस कर सकते हैं, डिफामेशन का केस कर सकते हैं, और हो सकता है कि आगे चलकर ऑनरेबल कोर्ट सो मोटो एक्शन लेकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लड़की के लिए लगाए, क्योंकि वो मीडिया में है बोलती हुए, धरने देते हुए बोलती हुई नजर आती हैं कि किसी ने 2 करोड़ लेके जजमेंट दे दिया, सब बिके हुए हैं। अगर जज की बेटी के साथ होता तो वो क्या करता? तो ऐसे बयान कोई विक्टिम नहीं दे सकता, और वही विक्टिम है जिन्होंने अपने चाचा और मम्मी के खिलाफ 7 करोड़ का एलिगेशन लगाया है कि केस मैनेजमेंट में मेरे साथ फ्रॉड किया है। तो कहीं ना कहीं अभी तक ये मामला पूरा मीडिया ट्रायल का चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि मीडिया ट्रायल से हम प्रभावित नहीं होने वाले हैं। उस मीडिया ट्रायल को करने वाले महमूद प्राचा को भी सख्त टिप्पणी की है कि अगर अब हम आपको किसी चैनल पे इस केस से रिलेटेड बयान देते हुए देख लिए तो आपकी बार आईडी को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि आप इसमें एडवोकेट हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ बात करते विशाल सिंह, जिन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर अब हाईकोर्ट जो है सुनवाई करेगा, और अब हाईकोर्ट जो है जब इसकी सुनवाई करेगा तो उसमें तमाम तथ्यों को देखते हुए जो है जिक्र होगा और उस पूरे मामले पर जो है अब तरीके से सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर जो है इस पूरी सुनवाई को खत्म किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन सुमित के साथ दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।